द्वितीय विश्व युद्ध की जर्मन युद्ध मशीन ने एक भयावह प्रतिष्ठा अर्जित की थी, एक क्रूरतापूर्ण और विनाशकारी विनाश और मृत्यु की इंजन के रूप में। खैर, इस वीडियो में उसका कोई सबूत नहीं है। नाजी द्वारा डिजाइन किए गए वुंडरवाफे शाब्दिक अर्थ में चमत्कारी हथियार में कुछ सबसे बोनकर्स, पागल, मूर्ख और हास्यास्पद हथियार डिजाइन शामिल हैं, जो कभी कागज पर लगाए गए थे। जैसा कि आप देखने वाले हैं, इन वुंडरवाफे में से अधिकांश उतने ही बेकार थे जितने कि वे पागल थे। इसे अकेला छोड़ दिया गया था क्योंकि निर्माण बहुत अव्यावहारिक था। अधिकांश वुंडरवाफे कभी भी प्रोटोटाइप नहीं बने। बहुत सारी राशि और तकनीकी अनुभव को सोखते हुए इन विदेशी उपकरणों ने जर्मन संसाधनों की बहुत सारी मात्रा का उपयोग किया, जबकि बदले में बहुत कम सामरिक या रणनीतिक लाभ प्राप्त हुआ। इस एपिसोड में हम नाजी वुंडरवाफे की अजीब और पागल दुनिया में गहरी डुबकी लेने जा रहे हैं, उन परियोजनाओं पर केंद्रित होते हुए जो सबसे पागल थीं। कुछ सबसे पागल सैन्य मनों के दिवा स्वप्न जो कभी प्रोटोटाइप में बदले गए थे। दुनिया की युद्धों में आपका स्वागत है। वुंडरवाफे में सभी प्रकार के पागल डिजाइन भरे हुए हैं। सबसे पागल के मामले में पांजर बेडपाव को चलना होगा, खासकर जब आप यह विचार करते हैं कि यह वस्तु वास्तव में कितनी करीब थी मास प्रोडक्शन होने के। तो चलिए पीछे हटते हैं, हमें जरूरत पड़ेगी। पांजर 8 एक सुपर भारी टैंक था जिसका वजन 188 टन था, आसानी से उस समय के मैदान में इस्तेमाल होने वाले सबसे भारी टैंकों से 4 गुना भारी और अब भी आधुनिक दिनों के सामने के टैंकों से 3 गुना भारी। यह चीज विशाल थी। स्पष्ट कारणों के लिए पहले उपनाम मैमथ दिया गया। पांजर ओठा हर युद्ध क्षेत्र पर हर वाहन को बौना कर देता। लेकिन बेशक यह वुंडरवाफे प्रोग्राम है और कुछ भी समझदार होने की अनुमति नहीं है। 100 टन से अधिक वजन और 7 इंच मोटी कवच में लिपटे पांजर इटी को उस पर काम करने वालों और इतिहासकारों ने माउस के रूप में पहचाना। आप ईमानदारी से इसे बना नहीं सकते। यह शक्तिशाली मशीन अत्यधिक हास्यास्पद थी। मॉल्स के डिजाइनरों ने इसे छोटी गन के साथ हथियारबंद किया। उनका उद्देश्य था कि इसका वजन 100 टन से कम हो। यह सीधे किया नहीं जा सकता था। 1923 में मई में अडोल्फ हिटलर ने इसके एक लकड़ी के मॉडल को देखकर इसे अस्वीकार कर दिया। उन्होंने बताया कि खिलौना बंदूक के बजाय उन्होंने एक बड़ी 150 मिलीमीटर बंदूक पर ध्यान दिया। अगर उन्हें उनकी मर्जी मिल जाती तो माउस आसानी से 200 टन का हो जाता। मुझे इस परियोजना में शामिल किसी को भी संयमी कहने से नफरत है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ने सुनिश्चित किया कि समझौता हो गया और शक्तिशाली क्रप 120 8 मिलीमीटर पैक 64 टैंक रोधी बंदूक को बजाय माउस पर लगाया गया, जो 10 टन का था और 22 किलोग्राम के गोले चलाने में सक्षम था, जो 3500 मीटर से अधिक दूरी पर सैन्य वाहनों को अक्षम कर देते थे। यह ऐसा गंभीर हथियार था जिसने माउस को भयानक टैंक मारने वाले में परिवर्तित कर दिया। इससे पैंजर चारस पर उपयोग की जाने वाली एक और सप्ततिहु 5 मिलीमीटर की तोप ने सराहा, साथ ही एंटी पर्सनल M764 मशीन गन भी। माउस को कवच और शक्तिशाली तोपों के साथ एक ब्रेक थ्रू टैंक के रूप में उपयोग करने का इरादा था, जो सुरक्षित स्थितियों को छेद कर बिना चोट के बाहर आता। युद्ध क्षेत्र पर इसे देखना एक भयानक अनुभव होता। हालांकि आपको तुरंत स्थल छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती। माउस के उपयोग से इसका वजन 100 टन से अधिक हो गया था। यहां टैंक हास्यास्पद बनता है क्योंकि 12 सिलेंडर वाले बड़े इंजन जो विमानों के डिजाइनों से बदले गए थे उपलब्ध थे। ये चीजें बड़ी थीं और यह सुनिश्चित करेंगी कि माउस मैकेनिकल समस्याओं से भरा होगा। बुगाटी वेरॉन के बराबर हॉर्स पावर उत्पन्न करने के बावजूद माउस की अधिकतम गति धीमी गति से 12 मील प्रति घंटा थी। हिटलर ने जब वह डिजाइन देखे, उद्धरण, अगर मेरे पास इनका 100 होता तो मैं रूसियों को वापस मोड़ सकता। वैसे
यदि यह सच होता और स्पॉइलर अलर्ट ये नहीं था, तो वह रूसियों को कहीं भी जल्दी से नहीं भेज रहे होते। हर टैंक कमांडर ने इसे देखकर समझ लिया कि यह बेकार होगा, बहुत धीमा, कमजोर बिंदुओं पर हमले के लिए बहुत संवेदनशील और बहुत महंगा। इनमें से प्रत्येक के निर्माण के लिए 6 या 7 टाइगर टैंक, जिनकी युद्ध में प्रभावशीलता में कोई संदेह नहीं है, को बलिदान करना होगा। सभी माउस की योजनाओं पर चर्चा के दौरान यह भयानक दृश्य होना चाहिए। हिटलर युद्ध के बदलाव और 1000 टन से अधिक वजन वाले टैंकों के सपने देख रहे थे, जबकि उनके चारों ओर युद्ध अनुभव वाले अधिकारी और सामान्य लोग इस हथियार की कमी और उनकी स्थिति की निराशाजनकता को जानते थे। कुछ लोगों ने विरोध किया, लेकिन अधिकांश ने फ्यूरर की इच्छा का विरोध करने से डरकर चुप रहे। माउस के केवल 2 प्रोटोटाइप कभी निर्मित हुए और उनमें से किसी ने भी युद्ध नहीं देखा। अन्य निर्माण समाप्त हो गए थे, लेकिन त्यागे गए उनके विशाल शव को फैक्ट्री की फर्श पर छोड़ दिया गया था। हालांकि अगर वे होते तो उन्हें संभावना से कमजोर सफलता मिलती। ऐसे विशाल टैंक संयुक्त वायुसेना के लिए बैठे बैठे बतख होते, जिन्होंने युद्ध के अंतिम चरणों में आकाश का पूरा नियंत्रण किया था। सब मिलाकर यह कहना उचित होगा कि पेंजर-उठ माउस शुरुआत से अंत तक एक दोषपूर्ण और पागल परियोजना थी। बड़े टैंकों का प्रस्ताव वुंडरवाफे के रूप में किया गया, जिसमें 1500 टन का पैक 1000 रैट शामिल था, लेकिन किसी को भी माउस के रूप में वास्तविकता बनने के पास नहीं पहुंचा। अगर जर्मनी के पास इन्हें बनाने और ले जाने के लिए समय, संसाधन और आवश्यक ढांचा होता, तो शायद वे शानदार हो सकते थे, लेकिन जर्मनी के पास इनमें से कुछ नहीं था। 1954 और 1945 के द्वारा वेहरमाच्ट के पास मौजूदा टैंकों की आपूर्ति करने के लिए बहुत कम ईंधन था, इस राक्षस को छोड़कर। इससे माउस वास्तव में एक ऐसा सबसे बेतुका वुंडरवाफे बन जाता है जो लगभग सामूहिक उत्पादन तक पहुंच गया था, और द्वितीय विश्व युद्ध की एक अविश्वसनीय क्या अगर कहानी। आकार में सभी अन्यों को पार करने के लिए युद्धपोतों के लिए एक श्रृंखला के प्रस्ताव, एच क्लास युद्धपोत शायद उड़ान भर चुके होते अगर नात्सी शासन कुछ और वर्षों तक बना रहता। जापान के यामाटो क्लास युद्धपोत और अमेरिका के मोंटाना क्लास युद्धपोत दोनों को छोटा करते हुए एच क्लास एक प्रस्तावित श्रृंखला थी, जिसमें अविश्वसनीय आकार और हथियार थे। कुल मिलाकर 6 संयंत्रों के साथ एच श्रृंखला के युद्धपोत केवल एक ही उद्देश्य के लिए बनाए गए थे, और केवल एक ही उद्देश्य ब्रिटिश रॉयल नेवी का विनाश। क्रिग्समरीन जर्मन नेवी के पुनः शस्त्रीकरण और विस्तार को दिया गया नाम उपयुक्त रूप से डरावना लगने वाला प्लान जेड था। प्लान जेड के लिए निर्माण की योजना बनाई गई इन एच क्लास युद्धपोतों में सबसे बड़ा H-40-4 था। हालांकि वास्तव में कभी विस्तार से योजना नहीं बनाई गई, लेकिन H-40-4 को 345 मीटर लंबा और अविश्वसनीय रूप से 1,40,500 टन भारी होने की गणना की गई थी। यह दैत्य इतिहास के सबसे बड़े निर्मित युद्धपोतों के भार के 2 गुने होते। भयानक जापानी यामाटो और उसके बहन जहाज। वास्तव में अगर H-40-4 निर्मित होता तो यह जर्मनी के सभी बंदरगाहों में उसे डॉक करने के लिए बड़ा होता। भयानक युद्धपोत बिस्मार्क, जिसने नौसेना इतिहास की सबसे प्रतीकात्मक संघर्षों में शक्तिशाली हुड को डुबो दिया था, केवल H-40-4 के आकार का 1/3 था। यह चीज एक राक्षस होती, लेकिन अगर एच क्लास युद्धपोत आधुनिक दिन के अमेरिकी परमाणु ऊर्जा संचालित विमान वाहक के बराबर लंबे और भारी होते तो क्या होता। बंदूकों की चर्चा करते हैं, बात आग्नेय शक्ति की होती है। जर्मन इंजीनियरिंग निराश नहीं करती और एच क्लास भी कोई अपवाद नहीं था। 8.5-108 मिलीमीटर की तोपों के साथ सुझावित शस्त्रास्त्रण के साथ H-40-4 शायद ही प्रत्येक 1900 किलोग्राम तक के शेल्स फायर करने में सक्षम होता। इसका मतलब है कि H-40-4 से एक एकल ब्रॉडसाइड से आप पर 15 टन से अधिक उच्च विस्फोटक मुनिशन की बारिश होती। एक पेलोड जिसे वर्ल्ड वॉर II के सबसे बड़े और सबसे विनाशकारी हैवी बॉम्बर्स में से एक B-17 उड़ान किले को 7 बार उठाना पड़ता। इन 20 इंच नौसैनिक तोपों के प्राप्तकर्ता होने का मतलब होता कि कुछ कंक्रीट अंडरग्राउंड बंकरों को छोड़कर शायद किसी भी चीज के लिए निश्चित विनाश होता। लेकिन बेशक यह नाजी योजनाकारों के लिए थोड़ा अधिक था दिन की कल्पना से।
50 महीनों के अनुमानित उत्पादन समय और स्टील, श्रमिक और पैसे की विशाल मात्रा की आवश्यकता होने के साथ कोई भी एच क्लास युद्धपोत कभी समाप्त नहीं होगा। और उन दोनों को जो तब तक शुरू किया गया था, उन्होंने क्रमशः 1200 और 3500 टन स्टील का उपयोग किया था, उन्हें स्क्रैप कर दिया गया। नौकाओं की निर्माण सामग्री का उपयोग करके हुआ। जब भूमि पर कुल युद्ध शुरू हुआ तो जर्मनों के पास सिर्फ समुद्र में ब्रिटिश को चुनौती देने के लिए संसाधन नहीं थे। वास्तव में ये अच्छी बात है, क्योंकि प्रशांत महासागर की नौसेना की लड़ाइयां यह दिखा रही हैं कि विमान वाहक आधारित रणनीतियों का सामना करने पर युद्धपोत कितने पुराने हो गए हैं। पहले निर्मित तोपों को अटलांटिक दीवार, एक नौसेना रक्षा श्रृंखला में एकीकृत किया गया था। वे इन युद्धपोतों की संभावित शक्ति के विशाल अनुस्मारक के रूप में खड़े हैं। बजाय इसके ब्रिटानिया लहरों के राज को जारी रखा, लेकिन एच क्लास हमेशा किसी भी नौसेना युद्ध के उत्साही की कल्पना को शासन करेगा, अपनी हास्यास्पद आकार की स्टील भव्यता में वास्तविकता से बाहर निकलता हुआ। इस बिंदु तक यह काफी स्पष्ट होना चाहिए कि नाजियों ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सभी प्रकार के महत्वाकांक्षी और अव्यावहारिक हथियार कार्यक्रमों का पीछा किया। शायद मेसरश्मिट मी 127 इसका सर्वोत्तम उदाहरण था। कभी निर्मित पहला और एकमात्र संचालन योग्य रॉकेट संचालित योद्धा विमान जो 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति को पार कर सकता था, एक रिकॉर्ड जो 10 सालों तक अटूट रहा, कॉमेट के नाम से जाना जाता है, जिसने आकाश में ज्वलंत महिमा में तेजी से चलते हुए यह उपनाम कमाया। नाजी लंबे समय से रॉकेट प्रौद्योगिकी के अग्रणी थे और हालांकि वे टर्बोजेट के उपयोग में सीमाओं को भी धकेल रहे थे, लेकिन रॉकेट के विमानों के प्रयोग की संभावनाओं ने उनकी कल्पना को कब्जा किया। हवा की आवश्यकता नहीं थी, केवल वही प्रोपेलेंट जला रहे थे जिन्हें ले जा रहे थे। रॉकेट विमानों की तेज गति संभव थी। 1940 के दशक के मध्य में जब जर्मन शहरों को बॉम्बरों की लहरों ने समतल कर दिया था, नाजी नई चीजों के प्रति उत्साही थे। मैं 187 कॉमेट उसका उत्तर था और इस चीज को उसका उपनाम मिला था। इसके छोटे दिखने से धोखा ना खाएं। इसके समय के मानक के अनुसार यह चीज अत्यधिक तेज थी, 700 मील प्रति घंटे तक पहुंचने में सक्षम थी। जाहिर है इस प्रक्रिया में इसने अपने लंबवत स्थिरक को लगभग काट दिया। इन गतियों पर कॉमेट सहयोगी लड़ाकू पायलटों से दोगुनी गति से तेज था, जो शायद 350 मील प्रति घंटे से अधिक नहीं होते थे। एक अमेरिकी पायलट जो अपने दस्ते पर हमला करने वाले को देख रहा था, उन्होंने उसे नरक से एक चमगादड़ जैसा कॉमेट कहा। MG 150 20 मिलीमीटर और कुछ जोड़ी MK 108 30 मिलीमीटर कैनन के साथ हथियारबंद कॉमेट एक ही प्रहार में लड़ाकू विमान को नष्ट कर सकता था। हालांकि उन्हें उन शॉट्स की गिनती करनी होगी, क्योंकि ऐसे अविश्वसनीय धक्के के लिए यह ईंधन का तेजी से उपयोग करती थी। मैं 127 ने अपनी 1000 किलोमीटर से अधिक की गति प्राप्त की और उसका ईंधन 7 आधा मिनट में समाप्त हो गया। फिर यह वापस उतरने लगा। इसलिए पायलटों के पास सिर्फ एक मौका था अपने लक्ष्यों को प्रहार करने का। अनप्रेशराइज्ड केबिनों में जी बलबलों का सामना करते हुए और धीमे विमानों के साथ लाइनअप करने की जरूरत होती थी, जो कई लोगों को बेहोशी की धमकी देते थे। आप यह समझ सकते हैं कि यह कितना कठिन होगा। और खतरे, हमें मुझे 177 के खतरों पर बात करनी होगी। अंततः एक धूमकेतु सिर्फ तेज नहीं, विनाश का संकेत भी होता है। प्रौद्योगिकी विकास करने वाली और अस्थिर रॉकेट ईंधन से भरी हुई मैं 127 को उतनी ही खुद को विस्फोटित करने की संभावना थी जितनी कि उसे गिराया जाने की। यह आश्चर्य नहीं है कि जर्मन पायलट उन्हें उड़ाने के लिए कतार में नहीं थे। सीस्टॉफ के नाम से जाने जाने वाला प्रोपेलेंट एक रासायनिक मिश्रण था जो मिश्रित होने पर संक्षारक, विषाक्त और बहुत अस्थिर था। विमान के डिजाइनर अलेक्जेंडर लिपिश ने कहा, अगर आप अपनी उंगली इसमें डालते हैं तो केवल हड्डी ही मिलती है। मेरे 127 विमान टारमैक पर विस्फोट हो जाते थे और उड़ान के दौरान छोटी क्षति से भी। विमान कर्मियों को विषाक्त रासायनिक से अक्सर चोट लगती थी और दुर्भाग्यपूर्ण पायलट मिस्टर जोसेफ ओज की पूरी तरह से विलय हो गया जब ईंधन लाइन फट गई। नाजी लोग ऐसे लग रहे थे जैसे वे हर क्षेत्र में समेत खुद को मारने के भयानक तरीकों में भी
सीमाओं को बढ़ा रहे थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि जर्मन पायलट और कर्मी इन चीजों को हेल मशीन्स कहते थे। तो क्या यह पागल रॉकेट फ्यूल विमान वास्तव में कोई अच्छा था? अद्भुततः चर्चित दोषों को देखते हुए यह वास्तव में अच्छा था। ईंधन की कमी ने युद्ध के दौरान अधिकांश को जमीन पर ही रखा, पर उन्होंने अपने संक्षिप्त संचालन के दौरान कम से कम 1 दर्जन संयुक्त विमानों को नष्ट कर दिया। ग्लाइडेड उड़ानों में इसे नियंत्रित करना और मनोवर करना बहुत आसान था। एक जर्मन परीक्षण पायलट ने कहा कि एक बच्चा भी इसे उड़ा सकता है। विमान के निचले हिस्से पर बड़ी स्की के चारों ओर के समर्थ डिटैचेबल लैंडिंग गियर के उपयोग से उतराव आश्चर्यजनक सुरक्षित थे। वह चीज बार बार फटती रही और दुश्मन विमान को हिट करने में दिक्कत हुई, पर निरंतर सुधार ने शायद इसे ठीक कर दिया होगा। यह लाल रंग में भी अद्भुत दिखता था। युद्ध की कौशल की पर्याप्त संकेतन नहीं, लेकिन यह कुछ ऐसा है जिसे मैं नहीं उठा सकता था। लागतों पर विचार करने पर यह चित्र कुछ कम गुलाबी दिखता है। निर्मित 300-604 धूमकेतुओं में से 1/4 से कम कभी उपयोग किए गए थे। सोचिए उस समय और प्रयास की जो इस चीज की अनुसंधान और निर्माण में लगी। प्रोटोटाइप की परीक्षण यह फैक्ट्रियों और हवाई अड्डों पर व्याप्त हुई। यह सब एक लागत थी जिसे एक संख्यातीत और शस्त्रहीन जर्मन वायुसेना खर्च नहीं कर सकती थी। हालांकि चलिए एक अलग नोट पर समाप्त करते हैं, बहुत सारी कहानियों में से एक के साथ, जो दिखाता है कि मैं 127 समय से कितना अद्भुत और आगे था। यह 10 अप्रैल 1954 है और 100 सहयोगी बम्बर घने गठन में उड़ रहे हैं, जिनमें लाइप्जिग शहर पर गिराने के लिए बम भरे हुए हैं। लेफ्टिनेंट फ्रिट्ज केल्ब एक कॉमेट में बांधे प्रतिक्रिया में उड़ान भरते हैं। पूरी तरह से अकेले वह तेज गति से बम्बरों के विशाल बादल की ओर उड़ता है और नीचे से अग्रणी विमान की ओर बढ़ता हुआ असाधारणतः निकटता पर अपने तोपों की आग लगाता है। धुआं और आग के बादल में यह बम्बर तत्काल ही नष्ट हो जाता है। दुर्भाग्यवश कोई चित्र या वीडियो इस अविश्वसनीय अप्रमाणित क्षण को कैप्चर नहीं करता है। मुस्तांग लड़ाकू विमान तत्पर होकर अतिथि को भगाने उड़ता है, लेकिन केल्ब कॉमेट अपनी नाक कठोरता से नीचे करके सुरक्षा की ओर दौड़ता है। उसका विमान पहले ही टूटे हुए बम्बर के श्रैपनल से काला और क्षतिग्रस्त हो चुका है। एक आदमी ने हवाई सेना से सामना किया जिसके पास उत्तर नहीं था। उस सहयोगी स्क्वाड्रन में कोई पायलट ऐसा नहीं हो सकता था जो मुठभेड़ छोड़कर जा सकता और नहीं समझता कि कम गति के हिसाब से वे निराशाजनक रूप से बाहरी थे। इस वीडियो के साथ हम नाजी वुंडरवाफे को समाप्त करते हैं, जो इतिहास में युद्ध जीतने का सबसे साहसिक और केले का प्रयास था। पांजर 8 माउस एच क्लास युद्धपोत और मी 127 कॉमेट आज तक प्रतीक बने हुए हैं। आविष्कार की शक्ति के प्रमाण, विशेष रूप से जब समाज निराशाजनक स्थितियों का सामना करते हैं, लेकिन वे सिर्फ अनेकों में से 3 हैं। 1930 और 40 के दशक में विशाल टैंक, उच्च क्षमता वाली बंदूकें और अंतरिक्ष वेपन सहित सैकड़ों वुंडरवाफे का प्रस्ताव किया गया। नीचे अपनी प्रतिक्रियाएं छोड़ें और बताएं कि क्या आप वुंडरवाफे आविष्कारों पर और वीडियो चाहते हैं। वीडियो पसंद करें और चैनल का समर्थन करने के लिए सदस्यता लें। देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार मिलेंगे।